बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। हर दफ़े की तरह मुझे ये मौका मिल जाता है इस्लामाबाद में मीडिया से बात करने का। आज फिर नूरियाबाद वाला जो रेफरेंस एक फ़ाइल किया हुआ है उसमें हाजिर हुए थे जज साहब के सामने, और हस्ब मामूल एक और तारीख लेके अब 7 जुलाई की तारीख मिली है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आज 22वीं हाजिरी थी जो हम आए हैं इधर, और मैंने हर हाजिरी पे कोर्ट के सामने पेश हुआ हूँ। एक बार सिर्फ मैंने छुट्टी ली थी एक हाजिरी पे। 22 हाजिरी और 17 अक्यूज्ड हैं इस केस में। वकला उसके अलावा कुछ अपने लोग साथ भी आते हैं। चले आप वकला को हटा दें, और सब कराची से आते हैं। कराची से इस्लामाबाद आना, एक रात रहना भी पड़ता है। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो तो लाख रुपए एक बंदे का खर्चा हो जाता है हर दफे। तो एक हाजिरी पे सिर्फ जो अक्यूज्ड हैं उनके 17 लाख रुपए खर्च होते हैं, और अगर उनको आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 3 करोड़ 70-80 लाख तक 4 करोड़ के करीब हो जाएंगे। ये तो सिर्फ हो गई जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो ये मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ। उसके बाद उनके वकला हैं, वो भी आते हैं। कोई लाहौर से आता है, कोई इस्लामाबाद के हैं, कुछ कराची के हैं। वकला की फीस ये सब आप मिला दें तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो खर्चा हो रहा है इसके, कि ये बिल्कुल एक वेस्ट जा रहा है। एक केस जिसका ना सर है ना पैर है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए की वजह से उन्होंने रजिस्टर किया था, रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकलना है। इसका हिसाब कौन देगा, ये हम जरूर अब सवाल करेंगे। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कई बार, लेकिन ये जितना पैसा बढ़ रहा है ना, ये नोट किया जा रहा है, और ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसका हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा। तो दोबारा 7 जुलाई की डेट लगी है। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ भी नहीं है। किसी के ऊपर, किसी सरकारी अफसर के ऊपर एक आने की करप्शन का भी कोई इल्जाम नहीं, कहते ही नहीं है वो। और जो प्लांट जिसके ऊपर केस है वो आज भी चल रहा है। आज भी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक जो है उसकी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है कि जिसमें जो सस्ते प्लांट से पहले बिजली लेते हैं, महंगों से बाद में लेते हैं, उसमें पहले नंबर पे है। तो मुझे पता नहीं करप्शन किसके जहन में आई। कि करप्शन नहीं, ये इनकी जहन का फितना था, जिसकी वजह से इन्होंने पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल कहाँ हुए, 2018 से ये चल रहा है मामला, तो 4 साल से इन्होंने ये एक फिक्टिशियस और एक झूठा केस बनाया हुआ है। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वकला का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों को तो मौका मिल जाता है बात करने का। मैं कह रहा हूं आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप सिर्फ हिसाब लगाएं कि यही पैसे कहीं और जगह खर्च होते तो क्या नहीं हो सकता था। और ये तो सिर्फ मैं एक केस की बात बता रहा हूं, पता नहीं ऐसे हजारों केस उन्होंने नायब में किए हुए हैं। और यही वजह है कि अभी पार्लियामेंट ने मैंने पिछले जब बार में आया था तो मैंने सदर साहब से एक दरख्वास्त की थी कि ऑर्डिनेंस में तो आप रात को 12 बजे भी नींद से उठा के कलम आपके हाथ में देके साइन करा दिया जाता है। आप असेंबलीज का कोई रखें पास, उनकी आप असेंबलियों से इलेक्ट होते हैं। पहली बार आपने 10 दिन पूरे लिए, 10वें दिन वो कानून वापस किया। अभी दोबारा जहां तक मुझे पता है 9 या 10 तारीख को ये जॉइंट सिटिंग में दोबारा पास हुआ, सदर साहब के पास गया। अब वो सोते रहेंगे, 10वें दिन खुद ही ये लॉ बन जाएगा। मैं उनको फिर दरख्वास्त देता हूं, बहुत ही मोहतबाना अर्ज करता हूं कि बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएं। किसी एक शख्स का, मैं कोई लफ्ज ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि गलत हो, किसी एक शख्स की मर्जी पे ना चलें, उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्जी पे चलें। और बेहतर तो यही होता कि 10 या 11 तारीख जब भी उनको मिला है
मुझे नहीं पता है, उसी दिन साइन करके वापस कर देते, जैसे रात को 12 बजे उनके हाथ में कलम कोई पकड़ा देता था, पकड़ता भी कोई और था, कहता करो साइन, और वो कर दिया करते थे। ये तो पार्लियामेंट की कुछ लिहाज रखे, अगर नहीं करेंगे तो आइन में मौजूद है 10वें दिन ये कानून बन जाएगा। और जो मनमानी है, जो कि फॉल्स नहीं, और ये सारी, मैं आपको एक बात बता दूं, नैब के कानून में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मैंने बड़े गौर से देखी हैं, ये सारी वो अमेंडमेंट्स हैं जो कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस कर चुके हैं, जी हम क्या करें, आपका कानून इतना खराब है, ये सब कहते हैं। और कई बार सीनियर जजेस ने फैसले दिए हैं कि ये हमारा कानून नहीं, हमारा काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने को काम कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो जो प्रोसिक्यूशन है, ये तो बड़ा आसान था, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, यही कानून रखते, सबको 90 दिन के लिए अंदर करते। मैं देखता इनमें से कितने 90 दिन तक रह सकते थे अंदर। अभी वो कानून चेंज किया है, जो 14 दिन का रिमांड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसमें ये चेंज किए। नहीं तो ये तो अगर हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती तो ये जारी रखते चीज़। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर कोई आपके सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। शाह साहब ये बताएं, DGICR की जानिब से भी अमरीकी मुदाखलत के हवाले से वाज़ेह तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें वाज़ेह कर दिया कोई अमरीकी मुदाखलत की, लेकिन इमरान खान जो है एक ज़िद्दी बच्चे की तरह मैं ना मानूं पे अटके में है। एक पाक फौज का इतना बड़ा अदालत का तर्जुमान भी वाज़ेह कर चुका है, तो क्या मशवरा देंगे इमरान खान को, क्या करें? मेरे समझाने से वो दूर है। मैं तो 3.5 साल एज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। जो कुछ मेरे जहन में था मैं बोलता रहा, उनको बताता रहा, आइन के बारे में बताता रहा। मैं आपको अभी मैंने कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ही बताया था। मैं ज़रा सा डाइग्रेस कर जाता हूँ इस चीज़ से। ये तो मैंने कहा ना, वो उनको खुद पता नहीं, उनको मतलब उनको अपनी नाअहली, अपनी जो ना तजुर्बेकारी और अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी इनकॉम्पिटेंस नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो चले गए। 3.5 साल उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो चले गए। और मैं वही बता रहा हूँ, आइन का तो उनको इतना पता है कि जब मैं मीटिंग्स में, पिछले साल की मीटिंग में बताता हूँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग, उससे पहले भी मैं उनसे कहता था कि सिंध के साथ आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और आर्टिकल 156 है कि NEC का काम, ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, मैं एज चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर हूँ, और कुछ वफाकी वज़रा होते हैं और सूबे से और लोग होते हैं। उस के कानून में, आइन में लिखा गया है कि आपने इंश्योर करनी है बैलेंस्ड डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी। और मैं कहता हूँ सिंध भी इस ज़िम्मे में आता है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के। और रिजल्ट मैंने अभी बताया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो उनको समझ नहीं आती थी, ये उनके समझ से बाहर है, उनके ऊपर से निकल जाती है ये चीज़ें, आइन कानून। उनको तो जो दिल में आता है, जो वो सीखते रहे अपनी सारी उम्र, वही उनको याद रहता है। और मैं वो नाइंसाफ़ी की आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बताई थी पोस्ट बजट में कि पिछले 3 बजट, ये वाला बजट नहीं जो 22-23 का आ रहा है अभी, 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल के बजट्स में रोड सेक्टर में 13,000 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी। 13,000 अरब, मुझे स्कीमों का नंबर याद नहीं टोटल कितनी थी। उसमें सिंध की एक स्कीम थी 13,000 अरब में, और उसकी कीमत थी 1.5 अरब रुपया। 13,000 अरब में से 1.5 अरब रुपए की रोड की स्कीमें सिंध के लिए डाली गई थी, नहीं। और वो स्कीम माशाल्लाह 2018-19 में डाली गई थी, और इस बजट में भी वैसे ही मौजूद है, उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये होती है नाइंसाफ़ी, ये होती है आइन से इनहराफी। इसी तरीके से वाटर सेक्टर में 152 अरब रुपए, 158 अरब रुपए की नई स्कीमें डाली गई थी, ये भी मैंने अपनी कल बताया। और उसमें 1.2 बिलियन वाटर सेक्टर में, हमारा पानी की आपको पता है शदीद किल्लत है, सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हालत की उनकी आइन की समझ, और बड़े नाराज़ होते थे अगर उनसे आइन की बात करो। तो ये तो अंडरस्टूड है, एक शख्स को जमहूरी तरीके से, और ये मैं मैच्योरिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ, हमारी जमहूरी इदारों की बात करता हूँ, कि आज तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को निकाला गया,
اور کیا الزام تھا کہ جی جب تک کورٹ اٹھتی نہیں اور آپ کے سینٹنس ہو گیا ٹل رائزنگ آف کورٹ 30 سیکنڈ کا سینٹنس وزارت عظمیٰ گئی. میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا کہ جی آپ نے اقامہ لیا تھا, اس میں آپ نے لکھا ہے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ نے تنخواہ نہیں لی, لیں یا نہ لیں آپ نے اپنی ایسٹس میں شو کرنا تھا ریسیویبل سے, آپ گئے. ادھر ایک جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے ممبرز نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئین میں موجود ہے نکالا, تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ٹھیک تھا ان کے حساب سے. جو انکانسٹیٹیوشنل, میں کہوں گا انکانسٹیٹیوشنل میتھڈز استعمال کر کے نکالا گیا کسی اور ادارے کا سہارا لے کے, اور جو پارلیمنٹ کرتی ہے وہ ان کے لیے غلط ہے. آرڈیننس دیتے تھے دھڑا دھڑ رات کے اندھیرے میں, وہ ٹھیک تھا. پارلیمنٹ اگر کوئی قانون پاس کرتی ہے وہ غلط ہے. تو ان کی عقل اتنی ہے وہ آئین قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. اور ان کے جو حواری ہیں اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ایک شخص کی بے وقوفیاں, ایک شخص کی نااہلی, ایک شخص کی کم عقلی, ایک شخص کی انکمپٹنس پہ وہ سارے پیچھے ڈھول بجاتے ہوئے چل رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن ان کے ساتھ چلتے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی تو ادھر ادھر سے جمع کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی ایک کا نام لے لیں. ایک شخص ہیں جو بڑے سینئر, ان کی پارٹی میں 4 پارٹیاں بدل چکے ہیں, یہ 5ویں ہیں. نام نہیں لوں گا, آپ سب جانتے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن ادھر رہتے ہیں, جب ان کو پھر کان سے پکڑ کے کسی اور جگہ ڈال دیا جائے گا وہ پھر چلے جائیں گے. اس سے کئی ہیں, کچھ تو یہ پھر اپنی بھی صفائی کر چکے, جو دیکھتے ہیں کہ جی اب وہ میری بے وقوفیوں پہ قائل نہیں ہو رہے, ان کو سائڈ لائن کرتے جا رہے ہیں. یہ زیادہ دن ان کا چلے گا نہیں یہ تماشا. سر یہ تماشا جلدی بند ہوگا. کو ریلیف کب دے رہے ہیں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے آپ کی؟ اس میں پیٹرول دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, دیگر اشیاء فضونوش دیکھ لیں, بجٹ میں عوام کو ریلیف کب دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو صرف اور صرف تکلیف ہی دی جا رہی ہے, ریلیف کب آئے گا؟ میں بالکل آپ کی بات سے سہمت کرتا ہوں کہ یس بڑا مشکل ٹائم ہے. اب میں آپ کہیں گے لیکن یہ وہ تو پچھلے 4 سال تک پچھلی حکومتوں میں ڈالتے رہے, ہمیں تو 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. لیکن میں وتھ فیکٹس آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا, اور خاص طور پہ جو انہوں نے آخری سال جو 2021-22 میں اپنا کیا تھا. اگر آپ 2021-22 کا پچھلے سال کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اسی وقت لوگوں نے بات کی تھی, یہ تو الیکشن بجٹ لگتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, ڈیولپمنٹ میں بڑے پیسے رکھے, ہوا کچھ بھی نہیں, آپ سب نے دیکھا. پیٹرول کی پرائسز سپریس رکھی انٹرنیشنل پرائسز کے بعد. مطلب یہ کہ آپ کی کمائی ہے 10 روپے اور آپ خرچ کر رہے ہیں 20 روپے, کب تک سسٹین کریں گے؟ کہیں تو بیلنس کرنا پڑے گا. وہ جو ایک لفظ استعمال کریں, اکنامک مائنڈ فیلڈ بچھا کے چلے گئے ملک کے لیے, صرف اپنا سوچا اور ملک کا نہیں سوچا, اور وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. بڑی مشکل ڈیسیجنز ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کل اگر دیکھا جب فائنانس منسٹر صاحب اور پیٹرولیم کے منسٹر تھے وہ اناؤنس کر رہے تھے, تو کوئی خوشی سے اناؤنس نہیں کر رہے تھے. ایک سٹارک ریالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل ڈیسیجنز ملک کے انٹرسٹ میں لینے پڑ رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی جو ہے لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ہمیں اپنے فیوچر کے لیے کچھ ایسی ڈیسیجنز لینی ہوں گی. آپ سیدھے سے بتا رہا ہوں, آپ اپنے گھر کا خرچہ, اگر آپ کی تنخواہ 50,000 روپے اور آپ ہر مہینے 80,000 روپے کہیں کسی سے بورو کیے, کسی سے ادھار مانگا کہیں سے کی, تو آپ کیسے پورا کریں گے؟ آپ نے کہیں اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ان دونوں چیزوں پہ کام کریں. اور ایک چیز وہ جو میں بتاؤں نا, انہوں نے 21-22 کو سمجھا تھا کہ یہ الیکشن ایئر بات بھی کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا کرتا یہ ہوا کہ اس 21-22 میں ان کی چھٹی بھی ہوگی. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کولیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے ساتھ مل کے یہ مشکل فیصلے لیں گے تاکہ اس ملک کا فیوچر بہتر ہو سکے. شاہ صاحب یہ بتا دیں, اس ملک کا حقیقی لیڈر کون ہے؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا, جس کا موجودہ سینیریو بنا ہوا ہے؟ ان کو کیا پیغام دیں گے حقیقی لیڈروں کو؟ اس ملک کے حقیقی لیڈر, اس ملک کا آئین پڑھ لیں. آئین میں لکھا ہے سوورینٹی لائز ود آلمائٹی اللہ. یہ لفظ ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑے میرے ہو جائیں, تو آپ آئین پہ چلا کریں. باقی تو وہ جو ڈسٹارشنز ہیں وہ آتی رہتی ہیں. آئین ہمارا اس ملک کا سپریم لا ہے, سوورینٹی لائز ود آلمائٹی اللہ, اینڈ
Almighty Allah through the people of Pakistan have empowered the chosen representatives जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के, तो ये है। और जो नेशनल असेंबली छोड़ के भाग गए वो नहीं है।